हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि आज से हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी की प्रैक्टिस में हमको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को गद्यांश दिए जाते हैं और उन गद्यांश को पढ़ के बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद उसके आंसर्स हमें देने पड़ते हैं। क्योंकि नवोदय विद्यालय जो परीक्षा लेता है उसमें 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं जो कि 41 टू 60 होता है, और 61 टू 80 क्वेश्चंस जो होते हैं यानी कि 20 क्वेश्चंस वो आपके होते हैं हिंदी भाषा के। ओके, तो हिंदी भाषा की परख के लिए क्या करते हैं ये लोग आपको एक गद्यांश, दो गद्यांश, तीन गद्यांश और गद्यांश नंबर 4, ऐसे 4 गद्यांश आपको देते हैं और उन गद्यांश को पढ़ के आपको उनके आंसर्स देने होते हैं, जिससे कि उनको ये पता चले कि आपकी अपनी भाषा में पकड़ कैसी है। ओके, तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक एक गद्यांश लेंगे और उनकी प्रैक्टिस आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले आज हम लोग गद्यांश पहला लेते हैं और उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर हम लोग देते हैं और देखते हैं कि भाई हम लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ओके, तो चलो हम लोग लेते हैं गद्यांश नंबर पहला। जब पहला गद्यांश हम लोग लेते हैं तो उसको ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, क्योंकि ध्यान से जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को तभी आप उसका आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से दे पाते हैं। ओके, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हरास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। ओके, गद्यांश तो बहुत छोटा है, लेकिन चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पढ़िएगा। देखिए कि कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, जिनका हमें खुद दिमाग लगा के उनका आंसर देना होता है। तो जैसा कि हमने इस गद्यांश में भी पढ़ा, उसके बाद अब आइए आंसर है ना, देते हैं इसका कि कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती हैं। जो स्वयं का हित देखती हों तो भाई ऐसी प्रवृत्तियां तो बिल्कुल से भी नकारात्मक नहीं होंगी। नकारात्मक का अर्थ होता है जो गलत प्रभाव डालती हों। ओके, जो अहम से ग्रसित हों। ओके, जो अहम से ग्रसित हो, अहम माने घमंड। ओके, तीसरा जो है जिनमें अर्थ का भाव हो, अर्थ का भाव हो तो भाई सीधी सी बात है यार, जिनमें अर्थ का भाव होगा वो तो गलत या वो नकारात्मक हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला भी जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो, यानी कि ये वाली बात भी आ जा रही है और स्वहित का भाव भी आ जा रहा है। यानी कि वास्तव में अगर हम इस गद्यांश को ढंग से पढ़े हैं तो हमको अपना आंसर मिल चुका है कि कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती हैं। ऐसी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती है जिनमें अहम और स्वहित का भाव होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं हम लोग। कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? ओके, तो चलिए अब इसको सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है जो मन के अनुसार और हित साधते हैं, जो मन के अनुसार और हित साधते हैं, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। तीसरा, जिनमें संग्रह अनुपस्थित होता है। चौथा, जिनमें संग्रह कूट कूट कर भरा होता है। तो जैसा कि 62 में हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पे, जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पे कार्य किए जाते हैं, वही कार्य जो होते हैं वो हानि की ओर हमें ले जाते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आपको आपका हित नहीं सोचने देती हैं, वो आपको हानि की ओर ही ले जाती हैं। तो 62 वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल
है ना, सॉल्व हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, देखते हैं कि इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है, किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। तो भाई इस पूरे गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है? इस पूरे गद्यांश में जो मन चाहे जो मन चाहे नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे कार्यों के ऊपर फोकस किया गया है, ऐसे कार्यों के बारे में हमें बताया गया है जो मनचाहे होते हैं ना, इसके बारे में तो नहीं, जो मन चाहे नहीं होते हैं, जो मन चाहे नहीं होते हैं, क्या इसके बारे में बताया गया है हमें? नहीं, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे कार्यों के बारे में हमें बताया गया है जिसमें विवेक शक्ति के आधार पर, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य का समर्थन हमारे, है ना, इस गद्यांश में किया गया, ऐसे कार्य का समर्थन किया गया है जो जो कार्य बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर दिए जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है, 64 क्वेश्चन को देखिएगा आप ध्यान से कि इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है, किन्हें शत्रु कहा गया है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको मनचली भावनाओं को या तुनक मिजाजी को या अहम और स्वार्थ को या रुचि अरुचि को। तो अगर हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो यहाँ देखिएगा रुचि और अरुचि का विश्लेषण मूलतः हम लोग इस वाले गद्यांश में किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65, नकारात्मक का विलोम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ा सा आपको विलोम शब्द भी आने चाहिए, आपको पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए, आपको तद्भव तत्सम शब्द भी आने चाहिए। हम लोग धीरे धीरे इनकी भी वीडियोस कवर करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। नकारात्मक का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है सकारात्मक। वो क्या होता है? वो होता है सकारात्मक। तो नकारात्मक का विलोम क्या होता है? सकारात्मक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एक गद्यांश आपको दिया गया, उस गद्यांश में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए और उन 5 क्वेश्चंस के आपको बहुत ही विवेकपूर्ण आंसर आपको उनका देना रहेगा, जिससे कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से मार्क्स पा पाएँ। ओके, तो चलिए हम लोग अब लेते हैं नेक्स्ट गद्यांश, जो गद्यांश आपको 66 से 70 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने में मदद करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। गद्यांश नंबर 2। तो कहते हैं कि बोलने का विवेक, बोलने की कला और बोलने का विवेक, इसको ऐसे करते भी चलते हैं, बोलने का विवेक, एक मिनट, चलिए, तो बोलने का जो विवेक है ना, बोलने का विवेक चलिए, बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। सुबुद्ध वक्ता अपार जनसमूह का मन मोह लेते हैं। मित्रों के बीच सम्मान और प्रेम का केंद्र बिंदु बन जाता है। जो लोग अपनी बात को राई का पहाड़ बनाकर उपस्थित करते हैं, वे एक ओर जहां सुनने वाले के धैर्य की परीक्षा लिया करते हैं, वहीं अपना और दूसरे का समय भी अकारण नष्ट किया करते हैं। विषय से हटकर बोलने वालों से अपनी बात को अकारण खींचते चले जाने वालों से तथा ऐसे मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करने वालों से जो उस प्रसंग में ठीक ही ना बैठ रहे हों, लोग ऊब जाते हैं। यानी कि इसमें बताया गया कि कैसे लोगों से आप ऊब जाते हैं। ओके, तो वाणी का अनुशासन, वाणी का संयम और संतुलन तथा वाणी की मिठास ऐसी शक्ति है जो हर कठिन स्थिति में हमारे अनुकूल ही रहती है, जो मरने के पश्चात भी लोगों की स्मृतियों में हमें अमर बनाए रखती है। हाँ, बहुत कम बोलना या सदैव चुप्पी लगाकर बैठे रहना भी बुरा है, या हमारी प्रतिभा और तेज को
कुंद कर देता है। ऐसा व्यक्ति गुफा में रहने वाले उस व्यक्ति की तरह होता है जिसे कुछ दिनों के बाद प्रकाश में आने पर भय लगने लगता है। अतएव कम बोल है ना, कम बोलो, सार्थक और हितकर, है ना, और हितकर बोलो, यही वाणी का तप है। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा गद्यांश था। इस गद्यांश में हमें बहुत ही प्यारी चीज़ सीखने को मिली। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी डियर स्टूडेंट्स कि हमें अपनी बातों को कैसे रखना चाहिए, कैसे वाक कुशलता लानी चाहिए, कब ज़्यादा बोलना चाहिए या कब कम बोलना चाहिए, या चुप्पी साध कर भी हमें बैठे नहीं रहना चाहिए। तो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभकारी गद्यांश था ये। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 66 है, क्वेश्चन नंबर 66 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे क्या कह रहा है कि इस गद्यांश में व्यक्ति की शोभा और आकर्षण किसे बताया गया है? शोभा और आकर्षण वक्ता के विवेक को, न कला, पटुता और विवेक को। हाँ, कला, पटुता और विवेक को। कला, पटुता और विवेक को क्या बताया गया है? व्यक्ति की शोभा और आकर्षण बताया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आ जाइए डियर स्टूडेंट्स कि किस प्रकार का बोलना पसंद नहीं किया जाता है? अनावश्यक रूप से, बढ़ा चढ़ा कर कहना, विषय से हटकर, व्यर्थ बोलना, या प्रसंगेतर, मुहावरे, कहावतें आदि कहना, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से उपयुक्त में से सभी ऐसी बातें हैं कि इस प्रकार का बोलना कभी नहीं पसंद किया जाता है। चाहे वो अनावश्यक रूप से बढ़ चढ़कर बोलना हो, चाहे विषय से हटकर बोलना हो, चाहे ऐसी मुहावरे और कहावतों का प्रयोग करना जिनका उपयोग ही ना हो। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे डियर स्टूडेंट्स। बहुत कम बोलना भी अच्छा क्यों नहीं है? यह प्रतिभा को कुंद कर देता है, वह ऐसे व्यक्ति भयभीत रहने लगता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भयभीत रहने लगता है। कम बोलने वाला विवेकहीन समझा जाता है। या सी नंबर, कम बोलने वाले से लोग ऊब जाते हैं। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसमें सीधे से बताया गया है कि यह प्रतिभा को कुंद कर देता है, यह प्रतिभा को कुंद कर देता है। आपको इसमें अगर आपने गद्यांश ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये वर्ड मिला होगा कि ये प्रतिभा को क्या कर देता है? कुंद कर देता है। यहाँ पे देखिए, हाँ, बहुत कम बोलना या चुप्पी लगाकर बैठे रहना भी बुरा होता है, यह हमारी प्रतिभा के तेज को कुंद कर देता है। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो मेरे ख्याल से आप 68 तक के क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। आइए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69 को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि कम, सार्थक तथा हितकारी बोलने को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? वाणी का संयम, वाणी का अनुशासन, वाणी का तप, या वाणी का गुण। ये कहा गया है आपका वाणी का तप कहा गया है। क्या कहा गया है? वाणी का तप कहा गया। तप माने तपस्या, यानी कि आप अगर कम बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं तथा हितकारी बोलते हैं तो ये आपकी वाणी का ही तप है, उसकी तपस्या का ही परिणाम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 70, अकारण, अकारण शब्द का विलोम निम्न में से है। यानी कि अकारण का विलोम क्या होगा? अकारण का विलोम देखिए जरा, तो सकारण या कारणवश, बिना कारण के, व्यर्थ में। तो भाई अकारण, व्यर्थ में, ये तो उसी का मतलब क्या कहते हैं कि उसी का समानार्थी है। बिना कारण के ये भी उसी का समानार्थ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन अकारण का होता है क्या? सकारण, सकारण या कारणवश। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसमें देख रहे होंगे कि विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी गद्यांश आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए 71 टू 75 वाले क्वेश्चंस को करने के लिए हम नेक्स्ट वाला गद्यांश यानी गद्यांश नंबर 3 पढ़ते हैं। ओके, गद्यांश नंबर 3 जब आप पढ़िएगा तो उसको पढ़ने के बाद क्या आपको सीखने को मिला वही चीज आपको 71 टू 75 के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो चलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही प्यारा गद्यांश है। देखिए क्या कह रहे हैं, इसको पढ़िए ज़्यादा पहले कि
वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रार्थों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रार्थ इसको एक्चुअल में बोलते हैं कि शस्त्रास्त्र बनाने है ना बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य हो ही जाएगा। इसलिए इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शास्त्र अस्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज आज इतने उन्नत शास्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग के रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यानी कि ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन गद्यांश था जो कि आपको ये बता रहा है कि जितने भी देश हैं आजकल वो किस तरह से विश्व युद्ध की तैयारी के लिए अपने अपने पास भयंकर हथियारों का संग्रह कर रहे हैं और कैसे इसको निशस्त्र करने की या इनको निशस्त्रीकरण करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ओके, तो इस पूरे गद्यांश में इस बारे में बात की गई है डियर स्टूडेंट कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति कैसे लाई जाए। ओके, तो इसी के संदर्भ में इस गद्यांश को लिखा गया है। चलिए हम लोग इसका आंसर शुरू करते हैं। ओके, चलिए 71 क्वेश्चन जो आपका कहता है, देखिएगा 71 क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 71 क्वेश्चन पूछता है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। देखो, मूल कथन का मतलब होता है एक तरीके का ये कह लो कि उसका शीर्षक क्या होगा। आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका या निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ओके, तो इसमें जो फाइनली पहले तो ये बताया गया है कि कितना डर है, किस तरीके का भय व्याप्त है पूरे के पूरे सारे के सारे देशों के बीच में, लेकिन फाइनली उसके सॉल्यूशन पे बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा ये किसके लिए था, ये डियर स्टूडेंट इसके लिए था कि निशस्त्रीकरण की बात की जाए, एक ऐसी बात की जाए डियर स्टूडेंट्स जिससे कि शस्त्रों का विनाश किया जाए। तो निशस्त्रीकरण और विश्व शांति की बात इसमें कही गई होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ इसका भाई, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। पता है, जापान इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसको ये लगता था कि भाई वो अजेय है, यानी कि उस पर कोई किसी की जय नहीं हो सकती, लेकिन उसकी भी पराजय हो गई। तो यहाँ से एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ था। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बड़े बड़े देश
आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं भाई, क्यों बना रहे हैं? वो अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से ना, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से ना, अपना 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 सामरिक व्यापार बढ़ाने की, यस, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से। अगर आप इस गद्यांश को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 पे कि आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं भाई वो? इसलिए क्योंकि दोनों देशों के शस्त्रास्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं क्या इस कारण से, या अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, या दोनों देशों में महामारी और भूखमरी फैल जाती है, या दोनों देशों की सेनाएं इस युद्ध में मारी जाती? भाई इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति क्या हो जाती है, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो इसमें भी रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? यानी कि सबसे बेहतरीन अगर शीर्षक की बात की जाए तो क्या होगा भाई? निशस्त्रीकरण। इसलिए क्योंकि इसमें निशस्त्रीकरण को कंक्लूड किया गया है फाइनली किस पे, यानी कि किस टॉपिक के लिए इतनी पूरी की पूरी ये जो है इन्होंने योजना बनाई, किसके लिए बनाई? निशस्त्रीकरण के लिए। तो इसका जो एप्रोप्रिएट यानी कि जो सबसे सटीक जो शीर्षक होगा, जो टाइटल होगा इसका, वो क्या होगा? वो होगा निशस्त्रीकरण। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग लेते हैं गद्यांश अगला, जिसको पढ़ के आप 76 to 80 तक के क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ते हैं बहुत ही मन लगा के, उसके बाद इसके आंसर्स को ट्राई करते हैं। ओके, चलिए। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। यानी कि इसमें लोभ, लालच के बारे में बताया गया है। मनुष्य चाहता है कि वो बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। ओके, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। इसको याद रखिएगा, ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है ना, जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। ना किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और ना उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। ओके, इसलिए संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, इस वाले गद्यांश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या क्या सीखने को मिला? इस गद्यांश में लेखक ने आपको असंतोष से होने वाली पीड़ा, उससे कष्ट के बारे में बताया है, और ये बताया है कि संतोष कितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को हम लेते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? ए ऑप्शन दिया गया है कि वह सात्विक जीवन जीने लगता है, ना। बी क्या कह रहा है
कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। बात सही है। लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकों अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, जितना है उतने से वह प्रसन्न हो। नहीं नहीं नहीं, इसका सबसे जो सटीक और सबसे करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा बी। वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो होगा आपका बी, कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा जो कुछ है आपके पास, जो कुछ है आपके पास, उससे आपको खुश रहना चाहिए और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा रखनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाइएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? असंतोष, या धन लोभ, या लोभ और असंतोष, या लोभ और प्रीति। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोभ और असंतोष के बारे में इसमें बताया गया है आपको इस पूरे के पूरे गद्यांश में। तो इसका जो सबसे उचित शीर्षक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? लोभ और असंतोष। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्या करा कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो इस पूरे के पूरे गद्यांश को जब आप पढ़िएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक, तो इसमें देखिएगा कि अभावमय वर्ड भी यूज किया गया है। अभावमय वर्ड भी यूज किया गया है। जरा देखिएगा, इसको सबसे पहले हम पूरा का पूरा मिटा दें, है ना। पूरा का पूरा ये वर्ड हम, है ना, पूरा का पूरा हमने मिटा दिया। अब इसमें जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा पूरे के पूरे में ये है आपका अभाव में मिल गया, तो अभाव में नहीं है। अंतःकरण वर्ड, अंतःकरण भी आपको कहीं ना कहीं इसमें मिला है। अंतःकरण भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है। वो वर्ड ए यहाँ है, यहाँ है, देखिएगा जरा ध्यान से। वो वर्ड कहाँ पे है? ये वर्ड यहाँ पे है, अंतःकरण ये है। तो अभाव में भी मिल गया, अंतर ये भी मिल गया। सात्विक वर्ड जरा ढूंढिएगा कहाँ पे है। सात्विक वर्ड भी आपको देखने को मिला है। सात्विक वर्ड आपको कहाँ देखने को मिला था? जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि सात्विक वर्ड आपको कहाँ मिला था। तो जब आप ऐसे ढूंढिएगा कि जब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करिए कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारे के सारे गद्यांश को पढ़ते जाइए, ऐसे ऐसे पढ़ते जाइए। जब आप एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से, बहुत बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको हर एक जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो 78 वाले क्वेश्चन में जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इसमें केवल एक वर्ड ऐसा है, वो है अभावग्रस्त। वो क्या है? वो है अभावग्रस्त। यही एक ऐसा वर्ड है जो आपको इस पूरे के पूरे गद्यांश में नहीं मिलेगा। बाकी आपको अभाव में भी मिल गया, अंतःकरण भी मिल गया, और एक वर्ड था सात्विक। सात्विक वर्ड भी आपको कहाँ है? जरा देखिएगा इसमें, सात्विक वर्ड, संतोष और सात्विक जीवन, ये यहाँ नीचे। तो सात्विक जीवन भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इसमें केवल अभावग्रस्त है, तो अंतःकरण भी मिल गया, सात्विक भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 79 में, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया? तो यहाँ देखिए प्रश्न, संतोष को किसको? संतोष को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 79 में आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए इस पूरे के पूरे गद्यांश का, या यूं कहिए कि इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो है असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? असंतोष, क्या ये लोभ की प्राप्ति ना होने का दुख माना गया? ना ना ना। धन प्राप्त होने का दुख? ना। असंतोष क्या है कि संतोष प्राप्त होने का दुख? ये भी नहीं है। अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख को क्या माना गया है? असंतोष, असंतोष माना गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे कि नवोदय एकेडमी के द्वारा देसी कक्षा प्लेटफॉर्म पे ये आपको शिक्षा दी जा रही है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नई नोटिफिकेशन, नई रीजनिंग्स की प्रैक्टिस, नई मैथमेटिक्स की और नई हिंदी की प्रैक्टिस आपको सबसे पहले कराई जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ओके, तो चलिए
आपने इतना देर तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। और आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारी को एक नया डायरेक्शन देते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।